हाय फ्रेंड्स, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे अध्याय दूसरा, मानव जनन। इससे पहले हमने अध्याय पहला पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो ना देखा है तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें। इसके साथ ही हमने कक्षा 11 की जीव विज्ञान कंप्लीट कर ली है, उन वीडियो को भी ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अच्छे कमेंट करें ताकि हमें भी पढ़ाने में मोटिवेशन मिले। शुरू करते हैं आज का अध्याय मानव जनन। इसमें हम क्या क्या देखेंगे? पुरुष जनन तंत्र, स्त्री जनन तंत्र, युग्मक जनन, आत्रव चक्र, निषेचन एवं अंतरोपण, सहगर्भकता एवं भ्रूण परिवर्धन, प्रसव एवं दुग्ध स्त्रावण। और आज के इस वीडियो में हम पुरुष जनन तंत्र और स्त्री जनन तंत्र के बारे में जानेंगे और कल के वीडियो में हम बाकी के पॉइंट को देखेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला और सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी है। जरायुज कौन से होते हैं? जो बच्चों को जन्म देते हैं। और अंडायुज कौन से होते हैं? जो अंडों को जन्म देते हैं। मानव में जनन घटना के अंतर्गत युग्मों की रचना युग्मक जनन अर्थात पुरुषों में शुक्राणुओं तथा स्त्रियों में अंडाणुओं का बनना, स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण वीर्यसेचन और पुरुष तथा स्त्री की युग्मकों का संलयन निषेचन, जिसके कारण युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है, शामिल है। मानव जनन घटना में क्या क्या शामिल है? पुरुष का शुक्राणु और स्त्री के अंडाणु के आपस में संलयन। पुरुष के शुक्राणु और स्त्री के अंडाणुओं की युग्मकों का आपस में संलयन क्या कहलाता है? जनन। मानव में जनन। और इसमें क्या है? इसके बाद कोरकपुटी ब्लास्टोसिस। जब दो युग्मक आपस में संलयन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट के बाद में क्या बनेगा? कोरकपुटी ब्लास्टोसिस बनेगा की रचना तथा परिवर्धन, इसका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना, इसे क्या बोलेंगे? अंतररोपण। क्या बोलेंगे? अंतररोपण। भ्रूणीय परिवर्धन गर्भावधि और शिशु के जन्म प्रसव की क्रिया घटित होती है। इसको एक डायग्राम समझाते हैं आपको। मानव जन्म में क्या क्या जो आवश्यक है? ये क्या हो गया? पुरुष का शुक्राणु, जिसे हम स्पर्म बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। ये क्या हो गया? स्त्री का अंडाणु। आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? एक जाइगोट बनाएंगे। इनकी न्यूक्लियस आपस में मिलकर एक जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट से क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस। ब्लास्टोसिस क्या करेगा? फिर ये स्त्री की गर्भाशय की दीवार के साथ चिपक जाएगा और वहां पर क्या बनाएगा? एक अपरा बनाएगा, जिसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं या अपरा बोलते हैं। और अपरा क्या करता है? शिशु को माँ से पोषण प्राप्त करके माँ का पोषण शिशु तक पहुंचाता है और फिर वहां से ये भ्रूण बनता हुआ एक पूरे बच्चे में विकसित होता है। और जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है, शिशु हो जाता है, तो उसका जन्म होता है। आगे देखते हैं। आपने पढ़ा कि ये जनन घटनाएं यौनारंभ के पश्चात संपन्न होती है। मतलब जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तब उसमें शुक्राणु या अंडाणु बनने शुरू होते हैं, उससे पहले कि वह यह क्रिया करने के सक्षम नहीं होता। पुरुष और स्त्री के बीच महत्वपूर्ण रूप से जनन घटनाएं होती है। उदाहरण के लिए एक वृद्ध पुरुष में शुक्राणु बनना जारी रहता है, लेकिन स्त्रियों में अंडाणु की रचना 50 वर्ष की आयु के लगभग समाप्त हो जाती है। इसमें क्या कहा गया है कि जो एक आदमी है उसमें लाइफ टाइम तक शुक्राणु बनेंगे, लेकिन औरत में केवल 50 साल की उम्र तक ही अंडाणुओं का स्त्राव होएगा या उनमें अंडाणु बनेंगे। इसके बाद वो बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं होती। आइए हम मानव में स्त्री और पुरुष के जनन तंत्रों की चर्चा करें। अब हम क्या देखेंगे? पुरुष जनन तंत्र के बारे में देखते हैं। पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र पेल्विस रीजन में अवस्थित होता है, जो चित्र 2.1 में दिखाया गया है। पहले हम चित्र 2.1 देख लेते हैं। इसमें क्या है? पुरुष के जनन तंत्र को दर्शाने वाला श्रोणि क्षेत्र
सबसे पहले क्या आती है, इसमें एक मूत्राशय होता है। मूत्राशय में क्या आता है, मूत्रवाहिनी आती है मूत्राशय में। फिर एक इसके साथ क्या अटैच होता है, यहाँ पे शुक्राशय, ये क्या है, यहाँ पर शुक्राशय। फिर ये शुक्रवाहक, शुक्राशय से होता हुआ शुक्रवाहक होगा। यहाँ पे इस मूत्राशय के नीचे क्या है, पुरुष प्रोस्टेट ग्लैंड ग्रंथि, और ये इस साइड संकलनीय वाहिनी, और इसके साथ ये कौन सी है, कंदमूत्र पथ ग्रंथि। कौन सी, कंदमूल पत्र पथ ग्रंथि। और ये क्या है, सीसन, ये इसके अंदर कौन सा होगा, मूत्र मार्ग। और आगे का हिस्सा सीसन मुंड, और ये किससे ढका होता है, अगर छंद से। और इसके नीचे क्या होता है, वृषण कोश, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, वृषण। और ये क्या है, मलाशय, जहाँ पर शरीर का अवशिष्ट पदार्थ इकट्ठा रहता है। और ये क्या है, गुद्दा, जिसके द्वारा ये बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। पुरुष जनन तंत्र के अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत एक जोड़ा वृषण, सहायक नलिकाएं, एक जोड़ा वृषण सहायक नलिकाओं के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियां तथा ब्रहा जननेंद्रिय शामिल होती है। आगे, शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली दानी में स्थित होते हैं, जिसे वृषण कोश स्कोर्टम कहते हैं। वृषण कोश वृषणों का तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायक होता है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये वृषण कोश का क्या कार्य होता है, इसका क्या काम होगा, वृषणों के तापमान को 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान पर रखना, मतलब उन्हें ठंडे रखने की क्रिया को यह कंप्लीट करता है। इम्पोर्टेंट लाइन है, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। आगे देखते हैं हम, जो शुक्र जनन के लिए आवश्यक है, वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंडाकार होता है, जिसकी लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। वृषण संघन आवरण से ढका रहता है, किससे रहता है, संघन आवरण से ढका रहता है। और प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं, कितने, 250, स्टार लगा लीजिएगा। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें वृषण पालिका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, वृषण पालिका या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब हम चित्र 2.1 ब को देखते हैं, पहले उसको समझेंगे फिर आगे का वीडियो देखते हैं। पुरुष जनतंत्र का आरेखीय आंतरिक संरचना को दर्शाने के लिए वृषण का अनुच्छेद काट, ये हमने दिखाया मूत्राशय। मूत्राशय में क्या आती है, दोनों तरफ से मूत्र वाहिनी, फिर इससे क्या निकलती है, शुक्रवाहक, जो कहाँ तक जाती है, वृषण कोश तक। फिर ये क्या है, शुक्रवाहिका, ये शुक्रवाहिका होगी, ये वृषण जालिका, ये अधिवृषण, ये वृषण पालिका इसमें बनी हुई है, जो 250 के लगभग होती है। इस साइड आए, ये क्या है, शुक्राशय अंदर की तरफ, फिर ये प्रोस्टेट, ये कंद मूत्रपंथ, ये मूत्र मार्ग, और ये इसका सीसन मुंड है, इसकी आगे एक पतली चमड़ी से ढका रहता है, जिसे अग्रछद कहते हैं। और ये वृषण जो इसका काट दिखाया गया इस साइड, इसमें क्या होगा, अधिवृषण, शुक्रवाहिक, अधिवृषण, वृषण जालिका और वृषण पालिकाएं। अब देखते हैं हम, प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अति कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं सेमनीफेरस ट्यूबल्स होती है। क्या होती है, शुक्रजनक नलिकाएं या सेमनीफेरस ट्यूबल्स, जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, स्टार लगा लीजिएगा। शुक्राणु किसमें पैदा किए जाते हैं, शुक्रजनक नलिकाएं या सेमनीफेरस ट्यूबल्स में। किस में किए जाते हैं, शुक्रजनक नलिकाएं या सेमनीफेरस ट्यूबल्स में शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। प्रत्येक शुक्रजनक नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से सत्रित होती है, जिन्हें नर जन्म कोशिकाएं, शुक्राणु जनन स्पर्मेटोगोनिया या सर्टोल्ली कोशिकाएं कहते हैं।
और सर्टोली कोशिकाएं क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। कौन सी दो कोशिकाएं होंगी, नर जरम कोशिकाएं, शुक्राणु जनन स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली कोशिकाएं, जो चित्र 2.2 में दिखाई गई है, ये रही। शुक्रजनक नलिकाओं का आखिर ये इसमें ये कौन सी है, अंतरालीय कोशिकाएं बनी हुई है, शुक्रजनन स्पर्मेटोगोनिया, ये शुक्राणु, ये सर्टोली कोशिकाएं, जो क्या करेगी, इनको पोषण प्रदान करेगी। क्या करेगी, पोषण प्रदान करेगी। आगे देखते हैं। नर जरम कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करती है। कौन सी विभाजन के फलस्वरूप, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये शुक्राणुओं का निर्माण करेगी। जबकि सर्टोली कोशिकाएं जरम कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। सर्टोली कोशिकाएं क्या करेगी, जरम कोशिकाओं को पोषण प्रदान करेगी। किनको, जरम कोशिकाओं को पोषण प्रदान करेगी। शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतरालीय अवकाश इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। जो हमने देखा ऐसे ये स्पेस बने हुए हैं ना, इनको क्या बोलेंगे, अंतरालीय अवकाश या इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाएगा। इनमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं और अंतरालीय कोशिकाएं इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग कोशिकाएं इंटरस्टिशियल सेल होती हैं। क्या होंगी, छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं और अंतरालीय कोशिकाएं और लीडिंग कोशिकाएं प्रेजेंट होंगी। लीडिंग कोशिकाएं पुंजन एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन संश्लेषित एवं स्रावित करती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। लीडिंग कोशिकाएं क्या करती है, ये एंड्रोजन या पुंजन नामक हार्मोन का स्रावण और संश्लेषण करती है। क्या करेगी, पुंजन या एंड्रोजन नामक हार्मोन का स्रावण या संश्लेषण करेगी। यहाँ पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती है जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम होती है। आगे है, पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत वृषण जलिकाएं, रेटे टेस्टिस, शुक्रवाहिकाएं, वास एफरेंसिया, अधिवृषण, इपिडिडेमिसिस तथा शुक्रवाहक वास डिफरेंसिस होते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं इसके अंतर्गत और दूसरे कौन कौन से होंगे, रिपीट कर लेते हैं, इनको याद हो जाएगा। पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत वृषण जलिकाएं, रेटे टेस्टिस, शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण, शुक्रवाहक होते हैं। वृषण जलिकाएं, शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण और शुक्रवाहक होंगे। वृषण जलिकाएं जिसे रेटे टेस्टिस कहेंगे, शुक्रवाहिकाओं को वास एफरेंसिया, अधिवृषण को इपिडाइमिसिस, शुक्रवाहक को वास डिफरेंसिस बोलेंगे। वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में खुलती है। क्या कहा है, जो इसकी शुक्रजनक नलिकाएं हैं वो वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में खुलेगी। यह शुक्रवाहिका वृषण से चलकर अधिवृषण में खुलती है, फिर वह आगे कहाँ तक जाएगी, अधिवृषण तक जाएगी। प्रत्येक वृषण पश्च सतह पर स्थित होती है। कहाँ पर होती है, पीछे की साइड स्थित होगी। यह अधिवृषण शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर ऊपर जाती है और मूत्राशय के ऊपर की ओर लूप बनाती है। इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है और मूत्र मार्ग में स्खलनीय वाहिनी के रूप में खुलती है। यह हमने चित्र में देख लिया है। ये नलिकाएं वृषण से प्राप्त शुक्राणुओं का भंडारण तथा मूत्र मार्ग में इनका बाहर स्थानांतरण करती है। मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के शीर्षण पेनिस के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे मूत्राशय मुख या यूरेथ्रल मिटेसिस कहेंगे। नेक्स्ट है अपना शीर्षण है वो पुरुष की बाहरी जनेंद्रिया है। जो हमने चित्र 2.1 अ और ब में इनके पार्ट्स को, अलग अलग पार्ट्स को देखा। यह विशेष प्रकार के ऊतकों का बना होता है जो शीर्षण के उद्घर्षण या उठान इरेक्शन में सहायता कर वीर्यसेचन इंसेमिनेशन को सुगम बनाता है। मतलब इसमें क्या होता है, विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं जो इसको इरेक्शन में इसमें हेल्प करेगा, ताकि वीर्य का जो स्त्राव है वो सुगम तरीके से हो सके,
शीशन के अंतिम वर्धित भाग शीशन मुंड ग्लास पेनिस कहलाएगा, जो एक ढीली त्वचा से ढका होता है, जिसे क्या बोलेंगे, अग्रछद या फोरस्किन कहेंगे। आगे है पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियां। चित्र जो 2.1 अ और ब के अंतर्गत एक जोड़ा शुक्राशय, एक पुरस्थ प्रोस्टेट ग्रंथि तथा एक जोड़ा बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां शामिल होती है। इसके कौन कौन सी सहायक ग्रंथियां होंगी? शुक्राशय, एक जोड़ा शुक्राशय, एक पुरस्थ या प्रोस्टेट ग्रंथि और एक जोड़ा बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां शामिल होंगी। स्टार लगा लीजिएगा, तीनों सहायक ग्रंथियां इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से अपन रिपीट कर लेते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां होंगी सहायक? एक जोड़ा शुक्राशय, एक पुरस्थ प्रोस्टेट ग्रंथि तथा एक जोड़ा बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां शामिल होती है। इन ग्रंथियों का स्त्राव शुक्रिय सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करता है, जो फ्रुक्टोज, फल शर्करा, कैल्शियम तथा कुछ प्रकीर्णन एंजाइम से भरपूर होता है। क्या होएगा इसमें? इन ग्रंथियों से क्या क्या होएगा? जो सेमिनल बनेगा, जो सेमिनल प्लाज्मा होगा या शुक्रिय प्लाज्मा होगा, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? फ्रुक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ प्रकीर्णन एंजाइम भरपूर होते हैं। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियों का स्त्राव मैथुन के दौरान शीशन में स्नेहल लुब्रिकेशन के प्रदान करने में भी सहायक होता है। मतलब बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां क्या करेगी? ये लुब्रिकेशन, स्नेहल, जो मतलब किसी चीज को चिकना बनाए, ऐसे पदार्थ का स्त्राव करती है। नेक्स्ट अपना सतरी जनन तंत्र। सतरी जनन तंत्र में क्या है, इसके बारे में जानते हैं। सतरी जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय, जिसे इंग्लिश में ओवरी, साथ साथ एक जोड़ा अंडवाहिनी जिसे ओविडक्ट, एक गर्भाशय जिसे यूट्रस, एक गर्भाशय गिरवा जिसे सर्विक्स तथा एक योनि जिसे वेजाइना और बृहजनन इंद्रिय एक्सटर्नल जेनेटेलिया शामिल होते हैं, जो चित्र 2.3 अ में दिखाए गए हैं। और ये कहाँ स्थित होते हैं? श्रोणि क्षेत्र में स्थित होते हैं। जो चित्र, पहले हम चित्र को देख लेते हैं, 2.3 अ। इसमें क्या क्या होगा? ये क्या है? गर्भाशय, जिसे हम यूट्रस बोलते हैं। ये मूत्राशय, जहाँ पर अपना मूत्र आकर इकट्ठा होता है। ये जघन संघान, जो ऊतकों का बना होता है। इसमें क्या होगा आगे? ये मूत्राशय है, जहाँ मूत्र आकर इकट्ठित होता है। जघन संघान, जिसमें क्या होता है? यह ऊतकों से बना होता है। ये मूत्र मार्ग है जो मूत्राशय से निकलता है और मूत्र को रिलीज करेगा। ये क्या है? भगसेफ, ये बृहत बगोष्ठ, ये लघु बगोष्ठ, योनि द्वार। ये बृहत बगोष्ठ और लघु बगोष्ठ का क्या कार्य होता है? ये ऊतकों की बनी हुई एक लेयर है जो योनि द्वार को ढके रखती है। ये इस साइड आए तो ये क्या है? गर्भाशय गिरवा, ये मलाशय, जहाँ पर मल आकर इकट्ठा होता है और एनस गुदा के द्वारा रिलीज कर दिया जाता है। और ये क्या है? योनि। आगे इसको हम शब्दों में देखते हैं। जनन तंत्र के ये सभी अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथियां में मेरी ग्लैंड्स के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से संयोजित होते हैं। कौन कौन से हैं अंग? हमने देखा अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय गिरा, योनि, बृहजननेंद्रिया। ये क्या करेंगी? एक जोड़ी स्तन के साथ संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से संयोजित होते हैं। आगे देखते हैं। जिसके फलस्वरूप अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, सहगर्भकता, प्रेगनेंसी, शिशु जन्म तथा शिशु की देखभाल की प्रक्रिया में सहायता मिलती है। इसकी सहायता से क्या होता है? अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन, निषेचन, मतलब स्पर्म के साथ शुक्राणु के साथ मिलकर वो फर्टिलाइज होता है और फिर प्रेगनेंसी होती है और उसमें शिशु का जन्म होता है और शिशु की देखभाल की प्रक्रियाएं आरंभ हो जाती है। आगे देखते हैं। अंडाशय सतरी के प्राथमिक लैंगिक अंग है, जो सतरी युग्मक, अंडाणु, ओवम और कई स्टेरॉयड हार्मोन, अंडाशय हार्मोन उत्पन्न करते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार लगा लीजिएगा, अंडरलाइन करिएगा, कुछ भी करिएगा, लेकिन कर लीजिए। अंडाशय क्या है? सतरी का प्राथमिक लैंगिक अंग है, जो सतरी युग्मक, अंडाणु,
ओव्यूम। ओव्यूम क्या है? सिंगुलर फॉर्म है और अंडाणु प्लूरल फॉर्म है। और कई स्टेरॉइड हार्मोन अंडाशयी हार्मोन उत्पन्न करते हैं। उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होता है, मतलब 2 अंडाशय है एक स्त्री में। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है और यह श्रोणि भित्ति के गर्भाशय से स्नायु लिगामेंट से जुड़ा होता है। प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला इपिथेलियम से ढका होता है जो अंडाशय पेटिका ओवेरियन स्ट्रोमा से जुड़ा होता है। यह पेटिका 2 क्षेत्रों, एक परिधीय वलकुट पेरिफेरल कॉर्टेक्स और एक आंतरिक मध्यांश मेडुला में विभक्त होता है। चित्र 2.3 ब को देखते हैं पहले, जो जल्दी समझ में आएगा आपको। चित्र देखने से हमें चित्र में ज़्यादा समझ आता है एज कम्पेयर टू शब्दों को पढ़ने में। हम जितना ज़्यादा चित्र को देखने में ध्यान लगाएंगे, हम शब्द अपने आप चित्र को लिख देंगे। और अगर आप चित्र को बिना देखे शब्दों को जितना मर्जी पढ़ लो, आपको कभी याद नहीं होगा। ये क्या है? 2 अंडाशय है, एक ये वाला रहा, एक ये वाला रहा। ये डिंब ग्रंथि या अंडाशय। एक स्त्री में 2 अंडाशय होते हैं। ये क्या बोलेंगे? झलरी, दोनों साइड है। फिर ये क्या है? गर्भाशय गुहा, जिसमें 3 परतें होती हैं। कौन कौन सी? गर्भाशय अंतस्तर, गर्भाशय पेशिस्तर, परिगर्भाशय। और ये क्या है ऊपर वाला हिस्सा? गर्भाशय फंड या बुगन। और ये जो जा रही है डक्ट नलिका, ये संकीर्ण पथ इस्थमस बोलेंगे। इस नलिका को क्या बोलेंगे? इस्थमस। और यहाँ के आगे वाले हिस्से को एम्पुला या तुम्बिका, और नीचे कीप, और कीप से क्या निकलेगी? उंगली नुमा झालर। और इस सब को क्या बोलेंगे? अंडवाहिनी। क्या बोलेंगे? अंडवाहिनी। और ये क्या है? गर्भाशय ग्रीवा, जिसे यूट्रस बोलते हैं इंग्लिश में हम इस पूरे को। ये सारा उसी का पार्ट चल रहा है। ये ग्रीवा नाल है, ये योनि है। यहाँ से शुक्राणु होते हुए यहाँ पर चिपक जाता है जाइगोट बनकर। यहाँ से अंडाणु रिलीज होते हैं, यहाँ से शुक्राणु आते हैं। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? इस नलिकाओं में होएगा। और फिर ये होता होता यहाँ पर आके चिपक जाएगा बच्चा। आगे देखते हैं। अंडवाहिनियों, डिंब वाहिनी नलिका, फिलोपियन नलिका, गर्भाशय या योनि मिलकर स्त्री की सहायक नलिकाएं बनाती है। प्रत्येक डिंब वाहिनी नली लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है, जो चित्र 2.3 ब में हमने देखा। अंडाशय के ठीक पास डिंब वाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है, जिसे कीपक या इनफंडिबुलम कहा जाता है। क्या कहेंगे? कीपक या इनफंडिबुलम। इस कीपक के किनारे अंगुली सदृश प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे झालर फिम्बरी कहेंगे। अंडोत्सर्जक के दौरान अंडाशय में से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में ये झालर सहायक होते हैं। कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है, जिसे तुम्बिका एम्पुला कहते हैं। अंडवाहिनी का अंतिम भाग संकीर्ण पथ इस्थमस में से एक संकरी काशिका ल्यूमेन होती है, जो गर्भाशय को जोड़ती है। आगे देखते हैं हम। गर्भाशय केवल एक होता है। गर्भाशय कितना होता है? एक होता है। इसे बच्चादानी बुम्बिक कहते हैं। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी गई नाशपाती जैसा होता है। यह श्रोणि भित्ति से स्नायु द्वारा जुड़ा होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलेगा। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल, स्वाइकल कैनाल कहते हैं, जो योनि के साथ मिलकर जन्म नाल, बर्थ कैनाल की रचना करती है। गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परत होंगी। कौन कौन सी? बाहरी पतली झिल्ली में परत प्रीगर्भाशय पेरीमेटेरियम, मध्य चिकनी पेशीय स्तर गर्भाशय जो मायोमेटेरियम, और आंतरिक ग्रंथिल स्तर गर्भाशय अंतस्तर इंडोमेटेरियम, पेरी मायो इंडोमेटेरियम। परिगर्भाशय, गर्भाशय पेशी स्तर, गर्भाशय अंतस्तर, ये 3 परतें इसमें होगी, जो गर्भाशय गुहा को स्तरित करती है। आत्रव चक्कर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्भाशय के अंतःस्तर में चक्रीय परिवर्तन होते हैं, जबकि गर्भाशय पेशी स्तर में प्रसव के समय काफी तेज संकुचन होते हैं। क्या कहा गया है? गर्भाशय होता है जो आत्रव चक्कर, जो हर महीने ब्लड आता है, वो अंतःस्तर के चक्रीय परिवर्तन के कारण होता है, क्योंकि वह हर महीने अपने इस अंतःस्तर पर क्या करता है? ब्लड जमा करता है, ताकि
या एक अंडा आके जो पूरा वो जाइगोट बनकर यहाँ पे चिपके और उसको पोषण प्रदान कर सके। लेकिन जब कोई फर्टिलाइज्ड एग मतलब निश्चित अंडा वहाँ आकर नहीं चिपकता तो वह उस ब्लड को बाहर फेंक देता है, वह उसके कोई काम का नहीं होता। और जबकि गर्भाशय पेशिस्त्र में प्रसव के समय ये क्या करेगा, तेज संकुचन करेगा ताकि बच्चा बाहर निकल जाए। अब यह बच्चा पक चुका है और बाहर निकल जाए। इन दोनों क्रियाओं के लिए कौन उत्तरदायी होता है, गर्भाशय होता है। मतलब जिन औरतों में गर्भाशय नहीं होगा उनमें आतर चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मंथली पीरियड एब्सेंट होंगे। आगे देखते हैं। सत्र के बृहद जननेंद्रिय के अंतर्गत जनन सेल, मॉन्स प्यूबिस, बृहद बगोस्ट लेबिया मेजोरा, लघु बगोस्ट लेबिया माइनोरा, योनिछद हाइमेन और भगसेफ क्लाइटोरिस आदि होते हैं। ये कहाँ पे आएंगे, बाहरी अंग बृहद जननेंद्रिय में कौन कौन से, जगन सेल, बृहद बगोस्ट, लघु बगोस्ट, योनिछद और भगसेफ आदि होते हैं। जो हमने चित्र 2.3 में देखा, जगन सेल वसा में ऊतकों की बनी एक गद्दी सी होती है। कौन सी ऊतकों की, फैटी टिश्यू वसा ऊतक, जो त्वचा और जगन बालों को ढके होती है। बृहद बगोस्ट ऊतकों को मासल वलन फोल्ड है जो जगन सेल से नीचे तक फैले होते हैं और योनि द्वार को घेरे रहते हैं। लघु बगोस्ट ऊतकों का एक जोड़ा वलन होता है और यह बृहद बगोस्ट के नीचे स्थित होता है। योनि द्वार प्राय एक पतली झिल्ली जिसे योनिछद कहते हैं से आंशिक रूप से ढका होता है। भगसेप एक छोटी अंगुली जैसी संरचना है जो मूत्र द्वार के ऊपर दो बृहद बगोस्ट के ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित होती है। योनिछद प्राय पहले मैथुन संभोग के दौरान फट जाता है। हालांकि यह आवरण कभी कभी तेज धक्के या अचानक गिरने से भी फट सकता है। इसके अलावा योनि टेम्पोन के घुसेड़ने या फिर घोड़े पर चढ़ने या साइकिल चलाने आदि खेलकूद की सक्रिय भागीदारी से भी फट सकता है। कुछ औरतों की योनिछद संभोग के बाद भी बना रहता है, इसलिए योनिछद के होने अथवा न होने की बात किसी स्त्री, कुमार्य, वर्जिनिटी या यौन अनुभव की वास्तविक सूचक नहीं माना जाना चाहिए। आगे है कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों की अभिलक्षण तथा स्तन ग्रंथियों युग्मक संरचना है जिसमें ग्रंथिल ऊतक विभिन्न मात्रा में वसा होता है। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 स्तनपालियों में विभक्त होता है। कितने में, 15 से 20 स्तनपालियों में। इनमें कोशिकाओं के गुच्छ होते हैं जिन्हें कुपिका कहेंगे, जो चित्र 2.4 में दिखाए गए हैं। पहले हम ये पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद डायग्राम देखेंगे। कुपिकाओं की कोशिकाओं से दुग्ध स्रावित होता है और कुपिकाओं की गुहाएं अवकाशिकाओं में एकत्रित होता है। कुपिका स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी में मेरिडक्ट्स का निर्माण करती है। कई स्तन वाहिनियां मिलकर एक वृहद स्तन तुम्बिका बनाती है जो दुग्ध वाहिनी लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ी होती है जिसे दुग्ध स्तन बाहर निकलता है। अब हम देखते हैं चित्र 2.4। ये क्या है, परसुका, पीछे वाला हिस्सा परसुका पसली, परसुकाओं के बीच की पेशियां दिखाई गई है। फिर उसके पेशियों के आगे क्या, ब्रीथ अनस्पेसिफिक पेक्टोरियस मेजर, ये तो यहाँ का हिस्सा होगा। अब हम देखते हैं ये ऊपर वाला क्या है, वसा, फैट जमा है। क्या जमा है, फैट। फैट के नीचे क्या होती है, स्तन पाली, अलग अलग भागों में बनी होती है और इनमें क्या होती है, स्तन कुपिका जिनमें दुग्ध इकट्ठा होता है, स्त्राव होकर दुग्ध इकट्ठा होता है और फिर ये दुग्ध स्तन कुपिकाओं से होता हुआ स्तन नलिका में जाता है जिसे स्तन नलिका एम्पुला कहते हैं और फिर स्तन नलिका एम्पुला से होता हुआ तुम्बिका तक जाएगा और तुम्बिका से दुग्ध वाहिनियों से होता हुआ स्तन नार्ग या निपल के द्वारा जाता है जिसे शिशु फीड करता है। मतलब एक छोटा बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है इसके द्वारा। और इसकी बाहरी लेयर को क्या बोलेंगे, एरियोला। क्या बोलेंगे, एरियोला। ये था स्तन ग्रंथि का आरेखीय काट दृश्य। इसके साथ ही आज की क्लास अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। कल इस चैप्टर का कंप्लीट करेंगे बचे हुए पार्ट को। जानने से पहले ईमानदारी से वीडियो को
लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही अपने दोस्तों में चैनल को शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके और हमें भी पढ़ाने में मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।